हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण को पढ़ते हैं। अब जो है एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप शॉर्ट नोट्स और आसानी से बनाते जाएंगे। देखिए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले अम्ल को समझते हैं। अम्ल क्या है, एसिड क्या है? कह रहे हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा जो नीले लिटमस को लाल कर दे। वह पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह किसका काम है? अम्ल का है। तो आप कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। यह भी आप कह सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल कर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देता है तथा जिसका स्वाद खट्टा हो और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे अम्ल कहेंगे। अब देखते हैं कुछ एसिड का उदाहरण। देखिए, जब भी कुछ हम लोग एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये कुछ आपका अम्ल का उदाहरण है। ठीक, आप अम्ल का डिफिनेशन दे करके उसके नीचे इन समस्त एग्जाम्पल को लिख लेंगे। क्या क्या बोले? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। यह सब एसिड का एग्जाम्पल है। यह सब आपको याद रहना चाहिए एसिड का एग्जाम्पल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसिड हो गया। अब बेस को समझते हैं, यानी क्षारक को समझते हैं। यह क्षारक क्या है? तो क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुल करके OH- आयन दे और क्या करता है, इसका स्वाद कड़वा और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आप समझ गए होंगे क्षारक के बारे में। क्षारक का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? वह पदार्थ जो जल में घुल करके OH- आयन देता है तथा जिसका स्वाद कड़वा हो तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्षारक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये रहा, ये आपका क्षारक का एग्जाम्पल है। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब आपका बेस है, यानी क्षारक है। ठीक, क्षारक का एग्जाम्पल और डेफिनेशन अब हम लोग देख लिया। अम्ल का भी एग्जाम्पल और डेफिनेशन देख लिया। अब देखिए कुछ चीजें आई यहाँ। एक चीज आया इंडिकेटर के बारे में, सूचक। यह सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है? कह रहा है कि वैसा पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना देता है, उसको सूचक कहते हैं। सूचक क्या है? यह हमको यानी वैसे पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना देता है, उसको सूचक कहते हैं, उसको इंडिकेटर कहते हैं। और यह जो सूचक है आपका, ये 3 प्रकार का होगा। सूचक को जनरली 3 भागों में बांटा है। एक है प्राकृत, जिसको हम लोग नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक।
दूसरा है संश्लेषित, ये देखिए संश्लेषित, और यह रहा प्राकृत, यानी प्राकृतिक, संश्लेषित, और तीसरा जो है आगे आपको बताएंगे यह है गंधी, ऑल्फैक्टरी। ये 3 सूचक है, समझ गए। सूचक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए, प्राकृतिक, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधी। अब थोड़ा प्राकृतिक सूचक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या है। देखो, प्राकृतिक सूचक जो है ना, जनरली अब नाम से ही आपको पता हो गया कि इसको हम लोग जो है प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखिए, लिटमस प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, हल्दी भी आपका एक सूचक की तरह काम करता है। लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, ये सब के सब आपका प्राकृतिक सूचक है। देखिए काफी सारा एग्जाम्पल दिया है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, फूल की रंगीन पंखड़ी, ये सब जो है ना प्राकृतिक सूचक है, जो विभिन्न घोल में रंग परिवर्तन की सूचना देता है, उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लिखा है ना, प्राकृतिक सूचक, ये सब प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। देखो अक्सर ज्यादातर जो पूछा जाता है लिटमस के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लिटमस क्या है, तो आप बोलेंगे लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। और हाँ, लिटमस कहाँ से, किस रंग का रंजक होता है, तो ये बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जिस समय न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारी होता है, यानी उसको हम उदासीन कह सकते हैं, उस समय ये बैगनी रंग का रंजक होता है लिटमस। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो थाइलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। आपसे पूछा जाए कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, थाइलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है। और लिटमस जिस समय न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, यानी उदासीन में कैसा होगा, बैगनी रंग का रंजक होगा लिटमस। तो ये आपका लिटमस है, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है। अब आप प्राकृतिक सूचक के बारे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं मैन मेड। देखिए मैन मेड या संश्लेषित सूचक के बारे में, इसको संश्लेषित बोल सकते हो, मानव निर्मित बोल सकते हो। देखिए, यानी ऐसे सूचक जिसका निर्माण उद्योगों में होता है, उसको हम लोग संश्लेषित सूचक कहते हैं। समझ गए, ऐसे सूचक जिसका निर्माण उद्योगों में होता है या मानव द्वारा किया जाता है, उसको संश्लेषित सूचक बोलेंगे। और आप याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथिलीन, यानी ये सब क्या है, ये सब आपका संश्लेषित है, मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब मानव निर्मित और प्राकृतिक सूचक के बारे में समझ गए हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको और बताए थे गंधी सूचक के बारे में, कह रहे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग हो जाती है, उसे गंधी सूचक कहते हैं। समझे, यानी आप समझ गए होंगे, वैसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसको गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है आपको गंधीय सूचक का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आपको। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दे रखे हैं, वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल, ये सब क्या है, ये सब गंधीय सूचक का उदाहरण है। वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल गंधी सूचक का उदाहरण है। समझ गए, अब समझ गए होंगे सूचक के टाइप्स के बारे में, प्राकृतिक, संश्लेषित और
गंधी। तीनों के बारे में उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अम्ल के बारे में भी बता दिए, क्षारक के बारे में भी बता दिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी तक जो आपने सीखा था वह अम्ल और क्षारक का भौतिक गुणधर्म था। अम्ल में क्या बताए, उनका स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जो है वह जल में घुल करके H+ आयन देता है, क्षारक जो है जल में घुल करके वो H- आयन देता है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षारक जो है वह लाल लिटमस को नीला करता है। जब भी आपको अम्ल और क्षारक के बीच अंतर लिखने के लिए बोले भौतिक गुणधर्म के आधार पर, तो आप यहाँ सब चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। अब हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे। तो वही यहाँ है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अभिक्रिया कर रहा है। इस एक्टिविटी को आप देख लीजिए। यहाँ क्या किसका एक्टिविटी है, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ इस चित्र को देखिए। स्टैंड है, परखनली अटैच है, परखनली के अंदर क्या लिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और दानेदार जिंक के टुकड़े को डाला गया है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े को डाला गया है तो बुलबुले के रूप में वहां से हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बन रहा है, जो प्रवाह नली के द्वारा साबुन का जो विलयन है इसमें वह हाइड्रोजन गैस आ रहा है। और देखिए वह हाइड्रोजन गैस जो है बाहर की ओर बुलबुले के रूप में निकल रहा है। और जैसे ही इस गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे तो वह हाइड्रोजन गैस फटफट ध्वनि के साथ जलेगा। हाइड्रोजन गैस कैसे जलता है, फटफट ध्वनि के साथ। चलिए अब करते हैं। यहां से पेज कैसे अटैचमेंट हो गया, पलट गया कैसे। एक मिनट, मिसप्रिंट हो गया। एक मिनट रुकिएगा, मिस्टेक हो गया है। एडजस्टमेंट में मिस्टेक कर दिया गया है। चलिए अच्छा, इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ हो तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की ही बात कर लेते हैं, H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम दानेदार जिंक के टुकड़े को डालते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। और साथ ही साथ कौन सी गैस का निष्कर्षण होगा, H2 गैस निकलेगा, यानी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होते हैं तो यह लवण देगा और यह हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो आप एक कीवर्ड याद कर लेंगे कि अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कोई क्षारक ले लेते हैं। क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर क्या होगा, जैसे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, यह एक क्षारक है और इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो यह क्या देगा, यह भी लवण देगा
और उस लवण का नाम जो होगा वह सोडियम जिंकेट होगा। Na2ZnO2 प्लस H2 गैस देगा, सोडियम जिंकेट। ये गैस दे रहा है तो ऊपर एरो दे दो, सोडियम जिंकेट देगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। लेकिन Na 2 टाइम्स है तो यहाँ आपको 2 डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गया, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, बिल्कुल बैलेंस है। तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और यह क्षारक जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है, यह क्षारक जिंक धातु से अभिक्रिया कर रहा है। तो क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, तो यह सोडियम जिंकेट जो कि लवण है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो अब पता कर लिए कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस देता है, क्षारक भी अभिक्रिया करके लवण और गैस देता है। लेकिन आप देखेंगे ऐसा क्षारक के साथ, सभी धातु के साथ ऐसा नहीं होता है कि वह लवण देगा, कुछ ही धातु के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट है धातु कार्बोनेट की बात करते हैं। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ Na2CO3, यह धातु कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट इट मीन्स धातु कार्बोनेट, और जब भी इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभी अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या देगा, लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ क्या देगा, ये NaCl के साथ चला जाएगा, तो NaCl देगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O देगा और फिर CO2 गैस देगा। तो यानी यहाँ क्या हुआ, तो जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या क्या देता है, इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 डालो, यहाँ भी 2 डालो। जब भी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होता है, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ हो तो वह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, आप देखे होंगे देखिए अभी जो चीजें आपको बता रहे थे ये धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वह अम्ल के साथ मिलकर के लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देंगे। यही चीज आपको अभी कह रहे थे। चाहे अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ हो जाए, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ हो, या धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया हो, तो वह लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। इससे आगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें को देख लेते हैं। यह चूने का पानी है जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और आपको बता रहे थे कि जैसे इस बिना बुझे हुए चूने के पानी को इसी का यूज हम लोग सफ़ेदी करने में करते हैं, और जैसे ही दीवार का सफ़ेदी करते हैं तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह उससे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट अवक्षेप देता है, और साथ ही साथ जल जो है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये किसके किसके बीच हो रहा है, अम्ल और क्षारक के बीच हो रहा है। तो अम्ल और क्षारक के बीच जब कोई अभिक्रिया होगा तो यह अम्ल है और यह क्षारक है। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होकर के लवण और जल बन रहा है। तो यही लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसके बीच हो, अम्ल और क्षारक के बीच, या
अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल का निर्माण होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यह क्षारक है, यह अम्ल है, मिलके लवण और जल दे रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखो, जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति का पता चलेगा जब यहाँ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए, धातु ऑक्साइड है, अब प्लस अम्ल है, मिलके क्या दे रहा है, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब भी अम्ल के साथ होगा तो वो लवण और जल देगा। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण और जल दे रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। जो भी धातु ऑक्साइड है वह क्षारीय प्रकृति की होती है। तो जब भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और जल देगा। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वह, धातु ऑक्साइड की कैसी प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, तो वह क्षारीय है, क्षार के जैसा बिहेव करता है। लेकिन कुछ ऐसे है जो दोनों तरह के बिहेव करता है, अम्ल और क्षार, तो उसको द्विधर्मी या उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ऐसे है, इसको द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या उभयधर्मी धातु ऑक्साइड बोलेंगे। तो जब भी उभयधर्मी या द्विधर्मी की बात आ जाए तो आप बोलेंगे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के तरह कार्य करते हैं, उसको हम लोग द्विधर्मी या उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्विधर्मी धातु ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अगला लेक्चर में हम लोग देखते हैं, आज यहीं छोड़ते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।